क्लास का लेसन नंबर 4। इसमें विदेशी संबंध है जो भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। भारत एक विकासशील देश था, हाल ही में स्वतंत्र हुआ था, तो उसको अपनी विदेश नीति बनानी थी। तो इस विदेश नीति में जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था जिसको समाजवादी खेमा बोलते हैं, और एक खेमे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था जिसको पूंजीवादी खेमा बोलते हैं। तो भारत ने इस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विदेश नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की। अब है अफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार और स्थिति तथा शक्ति संभावना को समझकर नेहरू ने विश्व के मामलों विशेषकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया तथा अफ्रीका के नए नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए रखा। 1940-1950 के दशकों में नेहरू बड़े स्पष्ट स्वर में एशियाई एकता की तरफदारी करते थे। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जबकि अभी भारत की आज़ादी मिलने में 5 महीने बाकी थे। इसमें भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भरपूर कोशिश की। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच के जो औपनिवेशिक शासन से जहां तक संभव हो शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। उसने पूरी मजबूती से नस्लवाद का, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। सामान्यतः इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद रखी गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसमें चीन के साथ शांति और संघर्ष। सबसे पहले भारत के चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों के विपरीत स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई। इस क्रांति के पश्चात भारत चीन के कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चुंगल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की सहायता भी की। नेहरू के कुछ सहयोगियों जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू इसके विपरीत यह सोच रहे थे कि चीन भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हुए। इसमें भारत और चीन के एक नेता एक दूसरे का दौरा करते हुए उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण 1962 में चीन के साथ भारत के एक दोस्ताना संबंधों में 2 कारणों से खटास आई। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में था, जो अब समाप्त हो गया था। आरंभ में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले रूप में विरोध नहीं किया। तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ती गई। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। 1959 में भारत ने उसे शरण दे दी। चीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इससे कुछ दिनों पूर्व भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी खड़ा हुआ। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के वक्त ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी सरकार के वक्त के फैसलों को नहीं माना जा सकता। दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी तथा पूर्वी छोर को लेकर था।
चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो क्षेत्रों जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले भाग के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों को अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस वक्त नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र में उसने रणनीतिक बढ़त प्राप्त करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष जो नेता थे इस मसले को हल करने के लिए लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत की, परंतु मतभेद को नहीं सुलझा सके। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में आपने क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में पढ़ा था। क्या आपको इस घटना की याद है कि जिस वक्त पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों को तनातनी से पैदा इस संकट की ओर लगा हुआ था, ठीक उसी वक्त चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित इलाकों पर बहुत तेजी से तथा व्यापक स्तर पर आक्रमण कर दिया। पहला हमला एक सप्ताह तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इसमें हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी भाग के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां से वे हमले से पहले के समय में तैनात थी। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह आघात लगा। इस संकट से निजात पाने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य सहायता की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट के वक्त में तटस्थ रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो एक तरफ इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, उस समय ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन, जो नेहरू के नजदीकी सहयोगी थे, को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के मंसूबों को समय रहते न भापा जा सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उसकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस कराई गई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में हार का स्वाद चखा। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। भारत चीन लड़ाई का असर विपक्षी पार्टियों पर भी हुआ। यह इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का समर्थक खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्ष लेता रहा। यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के विरुद्ध था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में थी टूट हो गई। इस पार्टी के अंदर जो खेमा चीन का समर्थक था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा ने कई नेताओं को चीन का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए इस युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की नाजुक स्थिति के प्रति सचेत किया। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हिसाब से भी यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस क्षेत्र को नई तरतीब में डालने का प्रयास शुरू कर दिए गए। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा यद्यपि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें भी अपनी विधानसभा का निर्वाचन का अधिकार मिला। तो अब पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ विभाजन के तुरंत बाद ही युद्ध छिड़ गया था। इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया, लेकिन यह छाया युद्ध पूर्णव्यापी युद्ध का रूप नहीं ले सका। यह मामला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के रिश्तों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए युद्ध के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर कोशिश की
कि विभाजन के वक्त जिन महिलाओं का अपहरण हुआ था उन्हें अपने परिवार के साथ वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में भागीदारी को लेकर चला रहा था एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। 1960 में नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा।